जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जून 2025 मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं। इनका नाम है पराग जैन। और इनने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। ठीक है, हम बात करें रॉ की तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1968 में। और इसके जो चीफ हैं वो बन गए हैं पराग जैन। ठीक है, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं यशस्वी सोलंकी। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं जिन्हें राष्ट्रपति का एडीसी बनाया गया है। एडीसी मतलब क्या होता है? एड डी कैंप। इसका काम क्या होता है दोस्तों एडीसी का? ये जो है ये राष्ट्रपति की मदद करता है और सेना से जुड़े कामों में राष्ट्रपति का सहयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, आपको पता होगा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो राष्ट्रपति के पास टोटल 5 एडीसी होते हैं, जिनमें से 3 एडीसी होते हैं थल सेना के और एक एडीसी वायुसेना और नौसेना से होते हैं। अब यशस्वी सोलंकी चर्चाओं में क्यों हैं? क्योंकि ये नौसेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति का एडीसी बनाया गया है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि अब तक नौसेना में कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी। यशस्वी सोलंकी पहुंची हैं, तो ये चर्चाओं में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? देखो, पहले तो थे राकेश शर्मा। दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के पूरे 41 वर्ष के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। वह जून 2025 को नासा द्वारा लॉन्च एक्सियम 4 मिशन के तहत 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च का काम करने पहुंचे हैं। इसके लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। कौन से रॉकेट का? फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब जो शुभांशु शुक्ला हैं वो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। उनके अलावा 3 और उनके जो सहयोगी हैं या हम कहें कि अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके भी नाम याद रखो। एक का नाम है स्लोबोस्म, जो है स्लोबोस्म उजनास्की, पोलैंड के हैं। फिर दूसरी हैं दोस्तों पेगी विट्सन, ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और तीसरे हैं टिबोर कापू, ये हंगरी के हैं। तो इन 3 के नाम भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रिकॉर्ड जो है ये शुभांशु शुक्ला के नाम पर दर्ज हो गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। इसमें मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल डिटेल में मिलेगा जैसा आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, समिट, इंडेक्स, ब्रांड एम्बेसडर, इस प्रकार के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी इसी ई बुक में मिल जाएंगे। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है। तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। मात्र आपको इस क्यूआर कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है 5 सेकंड के अंदर
ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। तो बेस्ट ई बुक को परचेस करने का आसान सा तरीका है, ज़रूर ई बुक को परचेस कीजिएगा। अब बताओ दोस्तों कि मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों ये बन गया है त्रिपुरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बना है दोस्तों चिनाब नदी पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनकर तैयार हुआ है और ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज और ये ब्रिज चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किस नदी पर? तो देखो अंजी नदी पर। चिनाब नहीं लगाना है, अंजी नदी के बारे में जानना है दोस्तों। अंजी नदी ये चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। तो जून 2025 को मोदी जी ने अंजी नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। ये अंजी नदी पर बना है। तो अंजी नदी क्या है? चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 331 मीटर, लंबाई है 725 मीटर। इसका निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब दोस्तों ये जीत लिया है थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मिस वर्ल्ड महत्वपूर्ण होता है तो ये प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। 72वां संस्करण है। 108 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। जीता है सुचाता चुआंगश्री ने, ये थाईलैंड की हैं। उपविजेता रही हैं हसेट डेरेज अदमसू, ये इथोपिया की हैं। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया नंदिनी गुप्ता ने और अन्य 40वां स्थान प्राप्त किया है। इनसे पहले हम बात करें कि अभी सुचाता चुआंगश्री बनी है ना, इनसे पहले 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य की। ठीक है, सारी बातें आपको याद रखना है। बताओ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही है? तो ये चैंपियनशिप दोस्तों साउथ अफ्रीका ने जीत ली है। साउथ अफ्रीका ने ये चैंपियनशिप पहली बार जीती है। ठीक है, किसको हराया है? तो हराया है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि रनर अप जो है ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया? तो ये सर्वोच्च सम्मान दोस्तों किस देश का है? साइप्रस का, और ये मोदी जी को दिया गया है। फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष ये 2026 के लिए घोषित किया गया। फिर बताओ किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये पार्वती तिर्की ने जीत लिया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की बात करें तो देखो केवल 5 भाषाओं में हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में जीता है पार्वती तिर्की ने, और किस कविता के लिए? फिर उगना। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोट्टारी ने जीता है, और एक उपन्यास है सिद्धार्थ दी बॉय हु बिकेम दी बुद्धा। और संस्कृत के लिए धीरज कुमार पांडे ने जीता है। ठीक है, मैथिली के लिए नेहा झा मणि ने, मराठी के लिए प्रदीप कोकरे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान या फिर कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान और इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद सीज फायर हुआ?
तो सीज फायर की घोषणा करते हैं कौन करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ने किस बमवर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चाओं में रहा है? तो अमेरिका ने दोस्तों B-2 विमान से जो है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। ये स्थान किस राज्य और उसके किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल्स पार्क की हम बात करें दोस्तों, इसको वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित हुआ? टाइगर क्लॉ अभ्यास की हम बात करें, ये अपने देश भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। टाइगर क्लॉ अभ्यास अमेरिका और भारत की वायुसेना के बीच में हुआ है और ये पहला संस्करण है। इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के बागपत के गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में। उद्देश्य क्या है? तो दोनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताओ, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो इसमें भारत 71वें स्थान पर है। और हम बात करें टॉप पर कौन सा देश है? तो स्वीडन जो है ये टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। लेकिन पूछी गई है थीम क्या थी 2025 की? थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू करी? तो देश की पहली योग नीति शुरू करने वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। बताओ, पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताओ जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम है दोस्तों देसी ऊन। और इस फिल्म के यदि निर्माता पूछे जाएं तो आप कहना कि सुरेश एरियात। क्या नाम है? सुरेश एरियात इस फिल्म के निर्माता हैं। बताइए दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोटों से हटा दिया है? तो देखो, जो शेख मुजीबुर रहमान है दोस्तों, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनकी फ़ोटो और नाम जो है बांग्लादेश की करेंसी पर हुआ करती थी, लेकिन अब इनका नाम और फोटो करेंसी से हटा दिया गया है। इसी क्रम में एक और प्रश्न बनेगा, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ जिनकी राष्ट्रपिता की उपाधि का बांग्लादेश सरकार ने हटा दी है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनके पास राष्ट्रपिता की उपाधि थी, लेकिन ये बांग्लादेश सरकार ने हटा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है दीव। ये दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव यूटी का जिला है, ठीक है। तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जिला है दीव। ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। ये जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। और देखो, इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन बनेंगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के सांची शहर को घोषित किया गया। अब एक और बनेगा, भारत का पहला
24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? 2400 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव दोस्तों, ये गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। ठीक है, और ये किस ज़िले में है गुजरात के? तो ये मेहसाणा ज़िले में स्थित है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। बताओ दोस्तों, किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया? भारत का पहला महावत गांव ये तमिलनाडु के थेप्पाकाडू के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला महावत गांव ये तमिलनाडु का थेप्पाकाडू गांव बना है। ठीक है, और ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने किया है। देखो, महावत का मतलब क्या होता है? महावत का मतलब होता है हाथी को प्रशिक्षित और संभालने और चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, और देखो ये जो गांव है ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, और ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो पदकांती हैं इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है, और ये 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। देखो, 7 समिट चैलेंज क्या है? इसमें 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं इन पर चढ़ना होता है, और ये चैलेंज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चैलेंजों में से एक होती है। बताओ, सबसे ज़्यादा बार 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़कर जो रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने, और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। इनसे पहले जो 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड था वो इन्हीं के नाम पर था, मतलब इनने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद में आयोजित होगा। अब दोस्तों बताओ, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है दोस्तों अल्जीरिया। ठीक है, और अब एनडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10। नेक्स्ट है, एरोस्पेस ग्रेड का भारत का सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलाय मटेरियल प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित हुआ है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों राजा कुमारी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दोस्तों पूरन चंद डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफ़र नामक योजना शुरू की गई? तो बफर में सफ़र नामक योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर का नाम बताइए। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, बताओ, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जगत गुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों जो सेरेना विलियम्स हैं ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि AI सेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर बताओ, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये भारतीय अभिनेता सोनू सूद के लिए प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अन्नालेना बेयरबॉक के लिए, और ये कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी हैं? तो यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव बनी है दोस्तों, इनका नाम है शेखा नासर अल नोवेस। ये कौन है? तो ये यूएई की पर्यटन विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा है? तो इस बुक की जो राइटर हैं दोस्तों, इनका नाम है टिम बिगमोर। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को 1877 से लगाकर आज तक के विस्तार को बताती है। बताओ किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? सिंदूर स्मारक पार्क दोस्तों, इसकी स्थापना की जाएगी कच्छ में। नेक्स्ट है, 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई है 91। जून 2000 देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य पर राजस्थान के 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन से? एक खीचन जो कि राजस्थान के फालौदी में है, और दूसरा है मेन्नार जो कि राजस्थान के उदयपुर में है। और इन 2 नए स्थलों के जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 91 हो गई है। अब बताओ हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य जो है ये सिक्किम को माना गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो G7 समिट का आयोजन कनाडा में हुआ है। ठीक है, और कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में हुआ है। कौन सा संस्करण है? 51वां। अध्यक्षता करी है मार्क कार्नी ने जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। भारत की तरफ से पीएम मोदी शामिल हुए, और 2024 का G7 समिट इटली में हुआ। बात करें हम G7 की, तो इसको ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। ये विश्व की 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक शक्तियों का समूह है जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और तकनीक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करता है। देखो स्थापना हुई थी इसकी 1975 में, और पहली बैठक हुई थी फ्रांस में। वर्ष 2014 में रूस को यूक्रेन संकट के कारण बाहर कर दिया गया, जिससे जो G8 है ये दोबारा G7 बन गया। ठीक है, पहले ये G8 कहलाता था। अब G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बताओ दोस्तों, अभी नाटो शिखर सम्मेलन भी हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड के दी हेग में इसका आयोजन हुआ है। नाटो मतलब दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। सदस्य देश हैं 32, और 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। बताओ दोस्तों, नाटो समिट 2025 में सदस्य देशों ने अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति जताई है? तो 5% जो है इसका बजट बढ़ाया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। फिर बताओ, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेज़बानी भारत के किस राज्य को मिली है? तो इसकी मेज़बानी गुजरात राज्य करेगा। बताइए दोस्तों, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो जब पिछला ओवर समाप्त होता है तो जो नेक्स्ट ओवर है ये शुरू करना होगा 60 सेकंड के भीतर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र
ये आगरा में स्थापित किया जाएगा। ये केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं और इनने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। ठीक है। पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अजय कुमार, इनको यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में मिलता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अजय कुमार इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अब बताओ डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है दोस्तों समीर भी कामत और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख का नाम बताओ। तो MI6 ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और इसकी पहली महिला चीफ बनी हैं। इनका नाम क्या है? तो विलेज मैट्रेवेली इनका नाम है। बताओ मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो मेटा जो कि फेसबुक का एक नया नाम है, इसने भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण श्रीनिवास के लिए नियुक्त किया है। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस ये 9 जून को मनाया जाता है। देखो बिरसा मुंडा आपको पता होगा ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। उन्हें धरती आबा यानी कि धरती का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और जब इनका जन्म हुआ 15 नवंबर को, तो इस दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन हुआ 9 जून 1900 को और रांची में इनका निधन हुआ, इसलिए 9 जून को शहादत दिवस मनाया जाता है ताकि उनके बलिदान को याद किया जा सके। बताओ स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है ये ज्ञानेश कुमार ने किया है। ये कौन है? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट, मई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो सही आंसर हो जाएगा 2.82%। फिर बताओ मई 2025 में भारत की थोक महंगाई दर कितनी रही है? तो ये रही है 0.39%। फिर बताओ गृह मंत्रालय ने कितने चरणों में जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? तो देखो भारत में आज़ादी के बाद पहली बार तो जातीय जनगणना हो रही है और ये 2 फेज में होगी। ठीक है। इसका जो पहला फेज़ है ये अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। ठीक है। और इसमें जो 4 पहाड़ी राज्य हैं जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले फेज़ में ये 4 राज्य शामिल हैं और दूसरा फेज़ जो है दोस्तों ये 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इसमें देश के जो बाकी के राज्य हैं इनमें जनगणना होगी। देखो पहली जातीय जनगणना 1931 में की गई थी, ये वाला फैक्ट याद रखना, पूछा जाएगा। फिर बताओ भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया? उत्तर कोरिया में अलियाप्ती लोंगकुमेर जो हैं ये राजदूत बनाए गए हैं। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? सोफी डिवाइन जिनने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करी है? तो ये शुरुआत करी है बिहार राज्य ने। बताओ किस देश में स्थित ज्वालामुखी लोबोटोबी लौकी जून 2025 में फिर से फट गया? इसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है। तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? ललित उपाध्याय इनने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है। बताओ पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनका नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। बताओ संयुक्त राष्ट्र के
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंक है वो है 99। ठीक है, जो इंडेक्स है ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देशों में से भारत 99वें स्थान पर है, पहले 109वें स्थान पर था। ये सूचकांक हर देश के प्रदर्शन को 17 एसडीजी के संबंधों में मापता है और उन्हें एक समग्र स्कोर देता है। टॉप पर है फिनलैंड देश। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर ब्राज के लिए बनाया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो देखो ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन भारत कर रहा है पहली बार। ठीक है, आयोजन होगा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कुल जो है 186 पदक स्पर्धाएं होंगी। इसका शुभंकर विराज के लिए बनाया गया है जो कि एक युवा हाथी है। नेक्स्ट है दिलीप जोशी का 23 जून 2025 को निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? दिलीप जोशी नाम सुना होगा आपने, ये क्रिकेट खेल से जुड़े थे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव के लिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अश्वनी लोहानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो पीयूष चावला का नाम याद रखो, इनने वनडे, टेस्ट, T20 इन सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चा जानता होगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये इसकी थीम रही है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो फिर से 2025 में प्रधानमंत्री बने। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इनका नाम है ली जे म्यूंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताओ किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? तो ग्लेन मैक्सवेल ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनने 2012 में अपना पहला वनडे डेब्यू किया था। नेक्स्ट है प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम बताओ जिसे मई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। देखो सिले हुए जहाज का नाम दोस्तों क्या है? INSV कौंडिन्य। ठीक है, इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। बताओ शोधकर्ताओं ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज करी है? गुफा मछली प्रजाति की खोज जो है ये मेघालय राज्य में की गई है। फिर बताओ रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकोसोर डेन बनाए गए हैं। बताओ दोस्तों ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से क्या है? तो वन क्षेत्र में नुकसान की सबसे बड़ी वजह जंगल में आग की घटना है। इसी क्रम में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नए डेटा के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए हैं? तो भारत ने दोस्तों 18,200 हेक्टेयर के प्राथमिक जंगल खो दिए हैं। सबसे बड़ी वजह रही है आग। बताओ दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किया गया? तो इस अभ्यास का आयोजन दोस्तों किस किस देश के बीच में किया गया है? तो अपने देश भारत और मंगोलिया के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इस साल 17वां संस्करण है। आयोजन किया गया मंगोलिया के उलान बटोर में और इस अभ्यास में अरुणाचल स्काउट्स के 45 जवान शामिल हुए हैं। इस अभ्यास का जो 16वां संस्करण है 2024 में ये मेघालय के उमरोई में हुआ था। ठीक है, मतलब एक बार आयोजन होता है भारत में और दूसरी बार आयोजन होता है मंगोलिया में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने
जून मंथ से बनने वाले 88 करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है और इन करंट अफेयर्स से आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली और टॉपिक वाइज, तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और जो दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो ऑफर का फ़ायदा मिल जाएगा। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हमें स्क्रीनशॉट मिलता है तो 5 सेकंड के अंदर हम ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया और महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।